हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। चूंकि आज बुधवार है तो बारी है यहाँ पर फिर से एक बार द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। मुझे पता है यू ऑल आर पजल्ड, व्हाट इज दिस, बैक टू बैक सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी। इसलिए मैंने दिन में एक क्लोज टेस्ट का सेशन डाला। ये वोकैबुलरी का सेशन अभी भी ऑल्टरनेट ही है, यहाँ पर कोई भी गैप खत्म नहीं हुआ है। मंडे और वेडनेसडे के बीच का गैप सिर्फ मंडे के पार्ट 2 ने किया है। अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। कितने भी वर्ड्स होंगे उसको एक ही दिन में एक ही सेशन में आपके सामने रखूंगा। वैसे भी सेकेंड पार्ट को मुझे नहीं लगता है कि आप सब ने ढंग से देखा है। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मैंने पिछले दिन ही कहा था वर्ड्स आर वर्ड्स। वो किसी भी दिन का हो, कहीं का भी हो, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत जरूरी है। इसलिए आपका उस सेशन को देखना भी बहुत जरूरी है। चलिए, यहां पर कुछ नए वर्ड्स के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में मन में कोई दुविधा हो तो ये नहीं सोचना है कि जवाब नहीं मिलता है, जवाब मिलेगा। अगर सार्थक सवाल होंगे तो बिल्कुल मिलेगा। आप नॉर्मली सवाल करते हैं, जो मैं पूछता हूं कि इस वर्ड का क्या मैंने पढ़ाया था वो लिखते हैं, मैं उसे देखता हूं। ऐसा नहीं है, जहां जवाब देने वाला होगा बिल्कुल जवाब मिलेगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए फटाफट एक एक करके आपके सामने आज के सेशन में लाए गए वर्ड्स को रखते हैं। आज के सेशन का जो पहला वर्ड है वो है हार्टलैंड। हार्टलैंड नाउन की तरह यूज होता है और इसका मतलब है द मोस्ट सेंट्रल और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंट्री, एरिया एटसेट्रा। मतलब है किसी भी देश या किसी एरिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सेंट्रल हिस्सा होता है उसको कहते हैं हार्टलैंड, केंद्र स्थल। सिनोनिम की बात करें तो कोर, हिंटरलैंड एंड इंटीरियर। क्या हो जाएगा? कोर, हिंटरलैंड एंड इंटीरियर। एंटोनिम की बात करें एज, पेरिफेरी एंड आउटस्कर्ट्स। क्या हो जाएगा? एज, पेरिफेरी एंड आउटस्कर्ट्स। इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। द मिडवेस्ट इज द एग्रीकल्चरल हार्टलैंड ऑफ द यूएस। क्या है? द मिडवेस्ट इज द एग्रीकल्चरल हार्टलैंड ऑफ द यूएस। यहां पर जो सेशन में पहला शब्द आया है वो है हार्टलैंड, द मोस्ट सेंट्रल और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंट्री, एरिया एटसेट्रा। केंद्र स्थल, किसी देश या किसी एरिया का सबसे इंपॉर्टेंट केंद्रीय भाग, उसको कहते हैं हार्टलैंड। चलिए अगला जो शब्द है वो है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इनकम्बेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज करेंटली इन एन ऑफिशियल पोजीशन। मतलब कोई भी व्यक्ति जो अभी एक करंटली ऑफिशियल पोजीशन में हो, होल्डिंग अ पर्टिकुलर इलेक्टेड पोजीशन एट द प्रेजेंट टाइम। जो कोई भी इलेक्टेड पोजीशन प्रेजेंट टाइम में धारण कर रहा हो या हो उस पोजीशन पर, उसके लिए हम यूज करते हैं इनकम्बेंट। मतलब है पदधारी, पदस्थ, कर्तव्य या प्रेजेंट के सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिनोनिम की बात करें करंट, एग्जिस्टिंग एंड प्रेजेंट। जी हां, वर्तमान के समय में भी, वर्तमान के अर्थ में भी इनकम्बेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अभी जो पदस्थ है उसके लिए, है ना, अभी जो पदधारी है उसके लिए। या पर्सन हु इज करेंटली इन एन ऑफिशियल पोजीशन, करंट, एग्जिस्टिंग और प्रेजेंट इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो पास्ट एंड फ्यूचर इसके एंटोनिम के तौर पर हम रख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट faces problems which began many years before he took office। क्या है? इनकम्बेंट प्रेसिडेंट जो है, जो अभी पदधारी प्रेसिडेंट है वर्तमान में, faces problem which began many years before he took office। चलिए यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है इनकम्बेंट। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज करेंटली इन एन ऑफिशियल पोजीशन और होल्डिंग अ पर्टिकुलर इलेक्टेड पोजीशन एट द प्रेजेंट टाइम। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और स्ट्राइडेंट का मतलब है लाउड एंड अनप्लेजेंट। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? वॉइस और साउंड के लिए। मैंने एक शब्द आपको बताया था, आप फटाफट यहां पर इस सेशन को, ये जो आगे मैं बताऊंगा उससे पहले कमेंट में लिख करके बताओ कि क्या आपको याद है, या फिर लाउड और अनप्लेजेंट के लिए कोई भी साउंड से जुड़ा हुआ शब्द आप जानते हैं तो कमेंट में लिखकर मुझे बताइए। यहां जो है तीव्र और कर्ण जो है कटु या कर्ण, कान फोड़ू या तीक्ष्ण आवाज के लिए हम यूज करते हैं स्ट्राइडेंट। इसी मीनिंग के लिए मैंने एक शब्द बताया था। चलिए सिनोनिम की बात करते हैं तो हार्श, रॉकस एंड श्रिल। क्या हो जाएगा? हार्श, रॉकस एंड श्रिल जो है इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्राइडेंट के। एंटोनिम की बात करें
सॉफ्ट, डलसेट एंड मेलिफ्लुअस। क्या है? सॉफ्ट, डलसेट एंड मेलिफ्लुअस इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पीपल आर पुट ऑफ बाय हिज स्ट्राइडेंट वॉइस। क्या है? पीपल आर पुट ऑफ बाय हिज स्ट्राइडेंट वॉइस। चले, यहां पर जो पहला शब्द आया वो है स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट का मतलब होता है लाउड एंड अनप्लेजेंट, और यह इस्तेमाल होता है वॉइस और साउंड के लिए। कर्कश, कर्णकटु, कानफोरू, तीक्ष्ण, इस अर्थ में हम स्ट्राइडेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो शब्द है वो है फ्रे। फ्रे नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है पोर्शंस, nerves, etc. Fray or become frayed, he or she start to get annoyed। मतलब है कि अगर किसी का जो है ना मन चिड़चिड़ा होने लगे, चिड़चिड़ाहट से उसमें गुस्सा आने लगे, उसके लिए हम फ्रे का प्रयोग करते हैं। या फिर अ फाइट एन आर्गुमेंट और एनी लाइवली एक्शन सीन, झगड़ा, बहस या कोई ऐसा जो उसका सीन हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्रे शब्द का। कि थकान आदि से चिढ़ करके व्यक्ति में क्रोध आने लगना, या झगड़ा, बहस या कोई घटना क्षेत्र, उसके लिए हम फ्रे शब्द का प्रयोग करेंगे। अ पर्सन्स नर्व्स एटसेट्रा फ्रे और बिकम फ्रेड, ही और सी स्टार्ट गेट अनॉयड और फाइट एन आर्गुमेंट और एनी लाइवली एक्शन सीन, इसके लिए हम फ्रे शब्द का प्रयोग करते हैं। थकान आदि से चिढ़ करके व्यक्ति का क्रोध में आने लगना, झगड़ा, बहस या ऐसी कोई घटना क्षेत्र, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्रे शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए सिनोनिम देख लेते हैं। स्क्रिमेज, स्ट्रगल एंड फस। क्या हो जाएगा? स्क्रिमेज, स्ट्रगल एंड फस इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ट्रूस, अकॉर्ड एंड सीज। क्या हो जाएगा? ट्रूस, अकॉर्ड एंड सीज इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द मिनिस्टर वाज फोर्स्ड टू जॉइन द पॉलिटिकल फ्रे। क्या है? द मिनिस्टर वाज फोर्स्ड टू जॉइन द पॉलिटिकल फ्रे। यहां पर जो दूसरा शब्द आया है वो है फ्रे। ए पर्सन्स नर्व्स एटसेट्रा फ्रे और बिकम फ्रेड, he or she starts to get annoyed or fight an argument or any lively action scene, इस अर्थ में हम फ्रे का प्रयोग करते हैं। यानी थकान आदि की वजह से किसी व्यक्ति में गुस्सा आने लगना, झगड़ा, बहस या कोई घटना क्षेत्र, इस अर्थ में फ्रे का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला जो शब्द है वो है इंडक्ट। इंडक्ट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू फॉर्मली गिव समबडी अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी स्पेशली एज अ पार्ट ऑफ सेरेमनी। क्या है? पोजीशन ऑफ अथॉरिटी देना, स्पेशली कैसे? अ पार्ट ऑफ अ सेरेमनी। फिर दूसरा है टू इंट्रोड्यूस समबडी टू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज, स्किल, टू अ न्यू सेट ऑफ बिलीव्स और आइडियाज। मतलब है भर्ती कराना। ये जो पहला वाला है उसका सेंस है भर्ती कराना, और दूसरा क्या है? उसको somebody to a particular area of knowledge, skill और to a new set of beliefs और idea से उसका परिचय कराना, इस अर्थ में हम इंडक्ट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एंथ्रॉन, कॉन्स्क्रिप्ट एंड रिक्रूट। क्या हो जाएगा? एंथ्रॉन, कॉन्स्क्रिप्ट एंड रिक्रूट इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो डिस्चार्ज, एक्सपेल एंड रिमूव। मैंने भर्ती करने को यहां पर रखा है और उसी अर्थ में मैंने यहां सिनोनिम और एंटोनिम लिया है। तो एंटोनिम हो जाएगा डिस्चार्ज, एक्सपेल एंड रिमूव। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी वॉज इंडक्टेड, ओह नॉट नहीं भाई, इनटू। सी वॉज इंडक्टेड इनटू द आर्मी। क्या हो जाएगा? सी वॉज इंडक्टेड इनटू द आर्मी। चलिए यहां पर जो पहला शब्द है इंडक्ट, इसका मतलब है टू फॉर्मली गिव समबडी अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी स्पेशली एज पार्ट ऑफ अ सेरेमनी। चलिए अगला जो शब्द है वो है स्लैक। स्लैक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है नॉट डूइंग योर वर्क केयरफुली और प्रॉपर्ली, और नॉट केयरफुली और प्रॉपर्ली डन, और नॉट बिजी, नॉट हैविंग एनी कस्टमर्स। ये तीन अर्थ यहां पर है कि लापरवाह, सावधानी या उचित रीति से ना किया हुआ हो। और स्लैक का एक और मतलब होता है मंदा, जिस अवधि में ग्राहक कम हो जाए उस अवधि के लिए भी हम स्लैक शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, रिड्यूस, डिक्रीज एंड लेसन। क्या है? रिड्यूस, डिक्रीज एंड लेसन। एंटोनिम की बात करें, इंक्रीज, इंटेंसिफाई एंड स्पीड अप। क्या हो जाएगा? इंक्रीज, इंटेंसिफाई एंड स्पीड अप, इस अर्थ में हम स्लैक का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिजनेस इज ऑलवेज स्लैक एट दिस टाइम ऑफ ईयर। क्या है? बिजनेस इज ऑलवेज स्लैक एट दिस टाइम ऑफ ईयर। मतलब है कि यहां पर दूसरा जो शब्द आया वो है स्लैक। पहला मीनिंग है नॉट डूइंग योर वर्क केयरफुली और प्रॉपर्ली, लापरवाही का अर्थ। दूसरा है नॉट केयरफुली और प्रॉपर्ली डन, यानी सावधानी और उचित रीति से ना किया गया हो, दूसरा अर्थ। तीसरा है नॉट बिजी, नॉट हैविंग मेनी कस्टमर्स, यानी मंदा, जहां पर कि जिस अवधि में ग्राहक कम हो जाए उसके लिए भी हम स्लैक शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब देखते हैं, इंस्पायरिंग फियर और डिफिकल्ट टू डील विद। क्या है? इंस्पायरिंग फियर, और दूसरा है डिफिकल्ट टू डील विद, नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। मतलब है कि डर पैदा करने वाला या जिससे निपटना मुश्किल है, या विकट, इस अर्थ के लिए हम फॉर्मिडेबल शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, डिफिकल्ट, चैलेंजिंग, टफ। क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट, चैलेंजिंग और टफ। एंटोनिम की बात करें, इजी, सिंपल, लाइट एंड फैसाइल या फैसल। जो भी अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों है, फैसाइल एंड फैसल।
दोनों उच्चारण कर सकते हैं, डिफिकल्ट, चैलेंजिंग, टफ, इजी, सिंपल, लाइट एंड फिसल या फिसाइल इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफिकल्ट, चैलेंजिंग और टफ इसके सिनोनिम के तौर पर। फॉर्मिडेबल का मतलब है इंस्पायरिंग फियर और डिफिकल्ट टू डील विद, और नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट मतलब है डर पैदा करने वाला या जिससे निपटना मुश्किल हो या विकट, उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मिडेबल शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। She is a formidable figure who commands a great deal of respect। क्या है? She is a formidable figure who commands a great deal of respect। इस पेज पर जो पहला शब्द आया है वो है formidable, इसका मतलब होता है इंस्पायरिंग फियर, और difficult to deal with, needing a lot of effort इस अर्थ में हम formidable यानी डर पैदा करने वाला जिससे निपटना मुश्किल हो, और विकट इस अर्थ में हम formidable शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है infuse। इन्फ्यूज वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू मेक समबडी और समथिंग हैव अ पर्टिकुलर क्वालिटी और टू हैव एन इफेक्ट ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ समथिंग, मतलब व्यक्ति वस्तु में विशेष गुण या भावना का संचार करना या प्रभावित करना, इस अर्थ में टू मेक समबडी और समथिंग हैव अ पर्टिकुलर क्वालिटी, और टू हैव एन इफेक्ट ऑन ऑल पार्ट ऑफ समथिंग इस अर्थ में हम इन्फ्यूज का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इनकलकेट, इम्प्लांट, एनिमेट एंड इम्ब्यू। क्या हो जाएगा? इनकलकेट, इम्प्लांट, एनिमेट एंड इम्ब्यू इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, डिस्करेज, रिमूव एंड टेक आउट, है ना। जब प्रभावित करने का सेंस है, विशेष गुण का संचार करने के सेंस में है, तो यहां पर टेक आउट, रिमूव एंड डिस्करेज जो है एक अर्थ में इसके एंटोनिम के तौर पर, इन्फ्यूज के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। पॉलिटिक्स इन्फ्यूजेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स। क्या है? पॉलिटिक्स इन्फ्यूजेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स। इन्फ्यूज यहां पर दूसरा शब्द है, इसका मतलब है टू मेक समबडी और समथिंग हैव अ पर्टिकुलर क्वालिटी और टू हैव एन इफेक्ट ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ समथिंग, मतलब है प्रभावित करने से जिसका प्रभाव किसी चीज के सभी क्षेत्र पर हो, उसके लिए हम इन्फ्यूज शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है एलिवेट। एलिवेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू मूव समवन और समथिंग टू अ हायर प्लेस और मोर इंपॉर्टेंट पोजीशन। इस अर्थ में है किसी व्यक्ति या वस्तु का ऊंचा उठाना या उच्चतर पद पर पहुंचाना, इस अर्थ में हम एलिवेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, प्रमोट, अपग्रेड, रेज एंड एग्रेंडाइज। क्या हो जाएगा? प्रमोट, अपग्रेड, रेज एंड एग्रेंडाइज इस अर्थ में हम सिनोनिम रख सकते हैं इस सबको एलिवेट के। एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा? डिग्रेड, ह्यूमिलिएट, डिमीन एंड डिट्रैक्ट। क्या हो जाएगा? डिग्रेड, ह्यूमिलिएट, डिमीन एंड डिट्रैक्ट इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर जो पहला शब्द है वो है एलिवेट, इसका मतलब होता है टू मूव समवन और समथिंग टू अ हायर प्लेस और मोर इंपॉर्टेंट पोजीशन। एग्जांपल देख लेते हैं। ही वाज एलिवेटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या है? ही वाज एलिवेटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए अगला जो शब्द है वो है साइकोफेंट। ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और शायद इस शब्द से आप परिचय रखते होंगे और परिचित भी होंगे क्योंकि किसी एरर के क्वेश्चन में मैंने ही आपको क्लास में पढ़ाया है। साइकोफेंट का मतलब होता है a person who praises important powerful people too much and in a way that is not sincere especially in order to get something from them। मतलब है कि किसी की बटरिंग करने के अर्थ में कि इंपॉर्टेंट और पावरफुल इंसान का इतना प्रशंसा करना जो कि सिंसियर नहीं है, उचित नहीं है, कुछ पाने के लालच में, इन ऑर्डर टू गेट समथिंग फ्रॉम देम। चाटुकार, चापलूस या चमचा कह सकते हैं। साइकोफेंट का मतलब होता है, सिनोनिम की बात करें, फ्लंकी, स्टूज एंड लकी। क्या है? फ्लंकी, स्टूज एंड लकी इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम मुझे यहां लगा नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं। द लीडर इज सराउंडेड बाय साइकोफेंट्स। क्या है? द लीडर इज सराउंडेड बाय साइकोफेंट्स, और ये सबसे वाजिब एग्जांपल है, द लीडर इज सराउंडेड बाय साइकोफेंट्स। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है साइकोफेंट, इसका मतलब होता है पर्सन हु प्रेजेस इंपॉर्टेंट पावरफुल पीपल टू मच एंड इन अ वे दैट इज नॉट सिंसियर स्पेशली इन ऑर्डर टू गेट समथिंग फ्रॉम देम। चलिए अगला जो शब्द है वो है डिनोमिनेशन, और ये नाउन और वर्ब नहीं वर्ब कैसे होगा भाई? यहां पर देखिए TION लगा हुआ है, आप ये ध्यान रखिएगा, मैंने कई बार चर्चा की है, जिस शब्द के अंत में TION लगा हुआ होता है वो नाउन होता है, तो यहां पर वर्ब होने के चांसेस है नहीं और ऐसी घटनाएं होती रहती है, इसलिए जागरूक रहिए तो समझदार बने रहिएगा, जागते रहिएगा तो आपकी समझदारी काम करेगी, नहीं तो बस समझदारी हो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ डिनोमिनेशन जो है वो नाउन की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब देख लीजिए, वन ऑफ द डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स दैट यू कैन बिलोंग टू, मतलब है पंथ विशेष जिससे आप जुड़े हुए हो, संप्रदाय या नाम, इस अर्थ में हम डिनोमिनेशन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं, नेम, डेजिग्नेशन एंड एपिथेट। क्या है? नेम, डेजिग्नेशन एंड एपिथेट
इसके डिनोमिनेशन के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम यहां पर मुझे लगा नहीं, नाम का क्या एंटोनिम होगा। तो डिनोमिनेशन यहां पर पहला शब्द है वन ऑफ द डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स दैट यू कैन बिलोंग टू, पंथ विशेष जिससे आप जुड़े हो, संप्रदाय या नाम, इस अर्थ में हम डिनोमिनेशन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द करेक्ट डिनोमिनेशन फॉर द क्राइम इज एग्रेवेटेड मर्डर। क्या है द करेक्ट डिनोमिनेशन फॉर द क्राइम इज एग्रेवेटेड मर्डर। तो इस पेज पर जो पहला शब्द आया है वो है डिनोमिनेशन, जो कि एक नाउन है। वन ऑफ द डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स दैट यू कैन बिलोंग टू, पंथ विशेष जिससे आप जुड़े हो, संप्रदाय या नाम, उसको हम कहते हैं डिनोमिनेशन। चलिए अगला जो शब्द है वो है अब्रेज। अब्रेज वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग यूजुअली अ बुक शॉर्टर बाय रिमूविंग पार्ट्स ऑफ इट। मतलब है किसी चीज को संक्षिप्त करने के अर्थ में, किसी कथन प्रायः पुस्तक को उसके कुछ अंश हटाकर छोटा करना, तो संक्षिप्त करना, इसका सेंस है अब्रेज का। अब यहां पर देखिए सिनोनिम कहेंगे डिक्रीज, डिक्लाइन एंड डिमिनिश। क्या हो जाएगा? डिक्रीज, डिक्लाइन एंड डिमिनिश इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करेंगे इंक्रीज, ग्रो एंड एस्केलेट, एक अर्थ में इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका एक दूसरा मीनिंग भी है जो होता है टू रिड्यूस समवन्स फ्रीडम, राइट एटसेट्रा। हम इस अर्थ में भी अब्रेज का प्रयोग करते हैं। टू रिड्यूस समवन्स फ्रीडम, राइट्स एटसेट्रा, इस अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं और इस अर्थ में भी मेरा ये एंटोनिम सिनोनिम्स फिट बैठ रहा है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। He said that BJP would make no law abridging the freedom of speech। क्या है? He said that BJP would make no law abridging the freedom of speech। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है abridge, to make something usually a book shorter by removing parts of it। मतलब है किसी कथन प्रायः पुस्तक को उसमें से कुछ हटा करके, उसके कुछ अंश को हटा करके संक्षिप्त करना। या दूसरा मीनिंग है टू रिड्यूस समवन्स फ्रीडम, राइट्स एटसेट्रा, इस अर्थ में भी प्रयोग करते हैं और आज के आर्टिकल में यही अर्थ लिया गया है। चलिए अगला जो शब्द है वो है कन्फर। कन्फर वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू डिस्कस समथिंग विद समबडी बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। मतलब किसी डिसीजन को करने से पहले किसी के सामने डिस्कशन करना। टू गिव समबडी अ स्पेशल राइट और एडवांटेज, इस अर्थ में भी परामर्श करना, सलाह करना या प्रदान करना, इस अर्थ में भी हम कन्फर का प्रयोग करते हैं। टू डिस्कस समथिंग विद समबडी बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, डिसीजन लेने से पहले किसी से कुछ डिस्कस करना कन्फर कहलाता है। सिनोनिम कहते हैं डिस्कस, डिबेट एंड पार्ली। क्या है? डिस्कस, डिबेट एंड पार्ली। और एंटोनिम क्या है? रिफ्यूज, डिनाई एंड होल्ड। एक अर्थ में रिफ्यूज, डिनाई एंड होल्ड जो है कन्फर के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहला जो शब्द है यहां पर वो है कन्फर, टू डिस्कस समथिंग विद समबडी बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज कन्फरिंग विद हिज एडवाइजर्स। क्या है? द प्राइम मिनिस्टर इज कन्फरिंग विद हिज एडवाइजर्स। चलिए अगला जो शब्द है वो है इन्फ्रिंज। इन्फ्रिंज एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इन्फ्रिंज का मतलब होता है टू ब्रेक अ रूल, लॉ, एग्रीमेंट एटसेट्रा। पहला तो है उल्लंघन करना। क्या है? टू ब्रेक अ रूल, लॉ, एग्रीमेंट एटसेट्रा। दूसरा है टू रिड्यूस और लिमिट समबडीज राइट्स और फ्रीडम एटसेट्रा। इस अर्थ में भी हम इन्फ्रिंज का प्रयोग करते हैं। नियम, कानून, समझौता आदि तोड़ना या किसी के अधिकार, स्वतंत्रता आदि को कम या सीमित करना, इस अर्थ में हम इन्फ्रिंज का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो कंट्रवीन, वायलेट एंड ट्रांसग्रेस। क्या हो जाएगा? कंट्रवीन, वायलेट एंड ट्रांसग्रेस। एंटोनिम की बात करें फॉलो, ओबे, कंप्लाई एंड सर्व। क्या हो जाएगा? फॉलो, ओबे, कंप्लाई एंड सर्व इन्फ्रिंज के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां जो शब्द है पहला ये वो है कन्फर, दूसरा है इन्फ्रिंज, टू ब्रेक अ रूल, लॉ, एग्रीमेंट एटसेट्रा, टू रिड्यूस और लिमिट समबडीज राइट्स, फ्रीडम एटसेट्रा, किसी की स्वतंत्रता, किसी का अधिकार, उसको लिमिट करना, सीमित करना, कम करना, या फिर किसी रूल, लॉ और एग्रीमेंट को तोड़ना, इस अर्थ में हम इन्फ्रिंज का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मटेरियल कैन बी कॉपीड विदाउट इन्फ्रिंजिंग कॉपीराइट। क्या है? द मटेरियल कैन बी कॉपीड विदाउट इन्फ्रिंजिंग कॉपीराइट। मतलब है कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करिए तो कॉपी कर सकते हैं। द मटेरियल कैन बी कॉपीड विदाउट इन्फ्रिंजिंग कॉपीराइट। चलिए अगला जो शब्द है वो है एनक्रोचमेंट। और एनक्रोचमेंट नाउन की तरह यह प्रयोग होता है। यह भी ध्यान रखिएगा कि जहां पर MENT लगा हुआ हो वो भी नाउन होता है, ये ध्यान रखिएगा, छोटी सी जानकारी है। तो एनक्रोचमेंट भी जो एक शब्द है वो नाउन की तरह प्रयोग होता है। मीनिंग देख लेते हैं। द एक्ट ऑफ ग्रेजुअली टेकिंग अवे समवन एल्स राइट, मतलब है किसी के अधिकार को धीरे धीरे उससे दूर करना। टेकिंग कंट्रोल ऑफ समवन्स, यहां पर वो हटा दीजिए, टेकिंग कंट्रोल ऑफ समवन्स टाइम और वर्क, मतलब है किसी के समय और काम पर नियंत्रण करना, मतलब है अतिक्रमण से, अनाधिकार हस्तक्षेप से
इस अर्थ में हम एनक्रोचमेंट का प्रयोग करते हैं। मतलब है किसी के अधिकार क्षेत्र में घुसना, उस पर नियंत्रण करना, उसके लिए हम एनक्रोचमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इंट्रूजन, ट्रेसपास एंड इनकर्जन। क्या हो जाएगा? इंट्रूजन, ट्रेसपास एंड इनकर्जन। इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ओबीडियंस, ऑनरिंग एंड कंप्लायंस। क्या हो जाएगा? ओबीडियंस, ऑनरिंग एंड कंप्लायंस इंक्रोचमेंट के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा था न्यू सेंसरशिप लॉज आर सीरियस इंक्रोचमेंट्स ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब देखिए यहां पर पी मिसिंग है। क्या है कि द न्यू सेंसरशिप लॉज आर सीरियस इंक्रोचमेंट्स ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इस पेज पर जो पहला शब्द आया है वो है इंक्रोचमेंट। इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ ग्रेजुअली टेकिंग अवे समवन एल्स राइट, और दूसरा है टेकिंग कंट्रोल ऑफ समवन्स टाइम और वर्क। मतलब है अनाधिकार हस्तक्षेप से अतिक्रमण करने के अर्थ में हम क्या प्रयोग करते हैं? एनक्रोचमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है फैथम। फैथम नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है, और फैथम का मतलब है टू अंडरस्टैंड समथिंग। इस अर्थ को आप रखेंगे ध्यान में, टू अंडरस्टैंड समथिंग। ऐसे दूसरा एक माप होता है डेप्थ ऑफ वाटर, 6 फीट की गहराई की माप यानी 1.8 मीटर, इसको भी हम फैथम कहते हैं। ठीक है, फैथम का मतलब है टू अंडरस्टैंड समथिंग। सिनोनिम की बात करें, किसी बात को समझना या पानी की गहराई की एक माप। सिनोनिम की बात करें, अंडरस्टैंड एंड कंप्रीहेंड। क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंड एंड कंप्रीहेंड। एंटोनिम की बात करें, मिस इंटरप्रेट एंड मिसअंडरस्टैंड। क्या हो जाएगा? मिस इंटरप्रेट एंड मिसअंडरस्टैंड एक अर्थ में फैथम के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कांट फैथम व्हाट ही मीन्स। क्या है? आई कांट फैथम व्हाट ही मीन्स। तो यहां पर जो दूसरा शब्द आया वो है फैथम। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग। क्या होता है? टू अंडरस्टैंड समथिंग। चलिए अगला जो शब्द है वो है डेरिलेक्शन। डेरिलेक्शन एक नाउन है और इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अबेंडन और नेग्लेक्टेड। मतलब है परित्यक्त स्थिति जिसको कहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं डेरिलेक्शन का। और द फैक्ट ऑफ डेलिबरेटली नॉट डूइंग व्हाट यू ऑट टू डू स्पेशली व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब। मतलब है जानबूझ करके डेलिबरेटली किसी चीज को नहीं करना जबकि वो आपके जॉब का हिस्सा है। तो यहां पर जो है परित्याग और लापरवाही, दो अर्थ में हम डेरिलेक्शन का प्रयोग करते हैं। डेरिलेक्शन का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग अबेंडन एंड नेग्लेक्टेड, इस अर्थ में भी हम यूज करते हैं। दूसरा है द फैक्ट ऑफ डेलिबरेटली नॉट डूइंग व्हाट यू ऑट टू डू स्पेशली व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब। सिनोनिम की बात करें, डेलिंक्वेंसी, लेक्सिटी एंड ओवरसाइट। क्या हो जाएगा? डेलिंक्वेंसी, लेक्सिटी एंड ओवरसाइट इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, केयर, कॉशन एंड अटेंशन। क्या हो जाएगा? केयर, कॉशन एंड अटेंशन, लापरवाही वाला सेंस लिया है, उसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिरेक्शन के। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पुलिस ऑफिसर्स वर फाउंड गिल्टी ऑफ सीरियस डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी। क्या है? द पुलिस ऑफिसर्स वर फाउंड गिल्टी ऑफ सीरियस डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी। तो पहला जो शब्द आया यहां पर वो है डिरेक्शन। इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अबेंडन और नेग्लेक्टेड, द फैक्ट ऑफ डेलिबरेटली नॉट डूइंग व्हाट यू ऑट टू डू स्पेशली व्हेन इट इज पार्ट ऑफ योर जॉब। मतलब है लापरवाही से और परित्यक्त, परित्याग के अर्थ में जो है परित्याग, परित्यक्त कह सकते हैं, जो अबेंडन है, नेग्लेक्टेड है, उस अर्थ में हम डिरेक्शन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है एंजॉइन। ये एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू लीगली फोर्स समवन टू डू समथिंग और स्टॉप डूइंग समथिंग और टू टेल समबडी टू डू समथिंग और टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। मतलब है नियंत्रण करने के तौर पर आज्ञा देना। ऐसे मैंने इसे यहां पर मीनिंग लिखा है आज्ञा देना, लेकिन एक नियंत्रणकारी आज्ञा देना कि भाई आप क्या करते हैं, टू लीगली फोर्स समवन। और देखिए मैं बार बार इसलिए आप सबको कहता हूं कि जब भी पढ़िए, जब भी नोट डाउन करिए, हिंदी लिखना है लिखिए, वो अनिवार्य नहीं है, बट इंग्लिश लिखना नहीं भूलिए, क्योंकि इंग्लिश से ना वर्ड का सही सेंस समझ में आता है और क्लोज टेस्ट, इंप्रूवमेंट जैसे जगहों पर चुनने में आपको मदद मिलती है कि कौन सा शब्द सही अर्थ देगा उस पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में, उसको कैसे चुना जाए। तो यहां देखिए क्या कह रहा है, टू लीगली फोर्स समवन टू डू समथिंग। मतलब एक आज्ञा देना है बट उसको फोर्स करना है ना, नियंत्रण वाली आज्ञा। स्टॉप डूइंग समथिंग मतलब कुछ करना है, कुछ करने से रोकना है। या फिर टू टेल समबडी टू डू समथिंग और टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, आज्ञा देना लेकिन कैसा, नियंत्रणकारी, उस अर्थ में हम एंजॉइन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, प्रोहिबिट, फॉरबिड, बैन एंड आउटलॉ। क्या हो जाएगा, प्रोहिबिट, फॉरबिड, बैन एंड आउटलॉ। एंटोनिम की बात करें, परमिट, अलाउ, अप्रूव एंड लेट। क्या हो जाएगा, परमिट, अलाउ, अप्रूव एंड लेट, इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस होप्स द कोर्ट विल एंजॉइन द सिटी फ्रॉम एनफोर्सिंग द लॉ। क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, द प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस होप्स द कोर्ट विल एंजॉइन द सिटी from enforcing the law, है ना। The prosecutor's office hopes the court will enjoin the city
from enforcing the law. Enjoin का मतलब होता है to legally force someone to do something or stop doing something or to tell somebody to do something or to behave in a particular way. मतलब है आज्ञा देना, बट कैसा? नियंत्रणकारी। इस अर्थ में हम यूज करते हैं enjoin का। चलिए अगला जो शब्द है वो है रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है ये किसी एक्शन को लेके है, मेकिंग अ सिचुएशन वर्स और रिटर्निंग टू हाउ समथिंग वाज इन पास्ट। मतलब है स्थिति को बदतर बनाने वाला, पूर्व स्थिति में लौट आने वाला, है ना, विपरीत दिशा में चलने वाला, प्रतिगामी मतलब लौट करके उसी पुरानी स्थिति में, खराब स्थिति में चले जाना। सिनोनिम की बात करें बैकवर्ड, रिसीडिंग एंड रिटर्निंग। क्या हो जाएगा? बैकवर्ड, रिसीडिंग एंड रिटर्निंग। रेट्रोग्रेड के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और एंटोनिम की बात करें फॉरवर्ड, इंप्रूव एंड प्रोग्रेस। क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड, इंप्रूव एंड प्रोग्रेस। एक अर्थ में रेट्रोग्रेड के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द क्लोजर ऑफ फैक्ट्री इज अ रेट्रोग्रेड स्टेप। क्या है? द क्लोजर ऑफ द फैक्ट्री इज अ रेट्रोग्रेड स्टेप। रेट्रोग्रेड इस पेज पर आने वाला पहला शब्द है। इसका मतलब होता है मेकिंग अ सिचुएशन वर्स और रिटर्निंग टू हाउ समथिंग वाज इन द पास्ट। मतलब है स्थिति को बदतर बनाने वाला, पतोन्मुखी या फिर पूर्व स्थिति में लौट आने वाला, विपरीत दिशा में जाकर के पुरानी स्थिति में पहुंच जाना, उसको कहते हैं रेट्रोग्रेड। चलिए अगला जो शब्द है वो है रेजोनेट। रेजोनेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू रिमाइंड समबडी ऑफ समथिंग और टू बी सिमिलर इन व्हाट समबडी थिंक्स और बिहेव्स। मतलब है किसी को कुछ याद दिलाना, किसी के सोच या मान्यताओं के अनुकूलता अनुभव करना, मतलब उसके साथ मेल खाना, समझ जाना। रेजोनेट का इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम। वही सेंस है, किसी को कुछ याद दिलाना या किसी के सोच या मान्यताओं से एक जो है ना मैच फील करना, सिमिलैरिटी फील करना, मेल खाना। रेजोनेट का उस अर्थ में जो है हम इस्तेमाल करते हैं टू रिमाइंड समबडी ऑफ समथिंग और टू बी सिमिलर टू व्हाट समबडी थिंक्स और बिलीव्स। सिनोनिम की बात करें अकॉर्ड, मैच, रिलेट एंड कॉन्कॉर्ड। क्या हो जाएगा? अकॉर्ड, मैच, रिलेट एंड कॉन्कॉर्ड। एंटोनिम की बात यहां पर जो है, अब मैच नहीं खाना, अब उसमें विपरीत कह सकते हैं, उल्टा के सेंस में लिख सकते हैं। मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, मैंने नहीं लिखा। रेजोनेट का और साउंड के संदर्भ में भी इस्तेमाल होता है, मैंने वो वाला मीनिंग यहां पर नहीं रखा है। तो रेजोनेट का यहां जो है सिनोनिम है अकॉर्ड, मैच, रिलेट एंड कॉन्कॉर्ड, है ना। टू रिमाइंड समबडी ऑफ समथिंग और टू बी सिमिलर टू व्हाट समबडी थिंक्स और बिलीव्स, इस अर्थ में हम रेजोनेट का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। These issues resonated with the voters। क्या है? These issues resonated with the voters। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है resonate। इसका मतलब होता है to remind somebody of something और to be similar to what somebody thinks or believes। मतलब है किसी को कुछ याद दिलाना या किसी की सोच और मान्यताओं से मेल खाना या उससे अनुकूलता का अनुभव करना, इस अर्थ में हम resonate का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है audacious। audacious एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और यहां पर मैंने आपको बताया है कि OUS ये एडजेक्टिव सफिक्स है। इसमें मैंने एक एक्सेप्शन आपको पढ़ाया है कि उस शब्द के अर्थ में OUS होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव नहीं होता है। तो मैं चाहता हूं कि वो आप कमेंट में लिख करके मुझे बताएं। मैंने बताया है कि वो कौन सा एक शब्द है जो OUS है लास्ट में, लेकिन वो एडजेक्टिव नहीं है। लिखिएगा जरूर। इसका जो मीनिंग है विलिंग टू टेक रिस्क और टू डू समथिंग शॉकिंग। मतलब है विलिंग टू टेक रिस्क और टू डू समथिंग शॉकिंग। मतलब है खतरा उठाने या स्तब्धकारी कार्य करने को तैयार, निर्भीक और निडर, इसको कहते हैं ऑडेसियस। ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो इंट्रेपिड, वेलिएंट, वैलोरस एंड ब्रेव। क्या हो जाएगा? इंट्रेपिड, वेलिएंट, वैलोरस एंड ब्रेव इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो टिमिड, मॉडेस्ट, मीक एंड रिटायरिंग। क्या होगा? टिमिड, मॉडेस्ट, मीक एंड रिटायरिंग ऑडेसियस के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He described the plan as ambitious and audacious। क्या है? He described the plan as ambitious and audacious। तो audacious का मतलब होता है willing to take risk, do something shocking, यानी निर्भीक, निडर, खतरा उठाने या स्तब्धकारी कार्य करने को तैयार, इस अर्थ में हम audacious का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है frenzied। frenzied एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब uncontrolled and excited, sometimes violent। क्या है? अनकंट्रोल्ड एंड एक्साइटेड, समटाइम्स वायलेंट, इस अर्थ में हम फ्रेंजिड का प्रयोग करते हैं, उत्तेजित और बेकाबू। चलिए सिनोनिम देख लेते हैं। फ्रेंटिक, वाइल्ड एंड फेवरस। क्या हो जाएगा? फ्रेंटिक, वाइल्ड एंड फेवरस। एंटोनिम की बात करें कंपोज्ड, सीरीन एंड काम। क्या हो जाएगा? कंपोज्ड, सीरीन एंड काम फ्रेंजिड के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The office was a scene of frenzied activity this morning। क्या है? The office was a scene of frenzied activity this morning। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है frenzied। इसका मतलब होता है uncontrolled and excited, sometimes violent।
चले, अगला जो शब्द है वो है स्प्री। स्प्री नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ शॉर्ट टाइम दैट यू स्पेंड डूइंग समथिंग यू एंजॉय, ऑफन डूइंग टू मच ऑफ इट। मतलब है कि कोई शॉर्ट वैसी छोटी अवधि, उसमें आप वो करें जिसको आप करना पसंद करते हैं, जिसको आप एंजॉय करते हैं, उसके लिए हम स्प्री का यूज करते हैं। या फिर ऑफन डूइंग टू मच ऑफ इट, या उसको बहुत ज्यादा कर देना, है ना। तो उस अर्थ में हम स्प्री का प्रयोग करते हैं कि आमोद प्रमोद खरीदारी आदि के क्रियाकलाप की संक्षिप्त अवधि, मतलब वो काम करने की अवधि जिसको आप एंजॉय करते हैं, उसके लिए हम स्प्री यूज करते हैं। या फिजूल खर्च के लिए या मौज मस्ती के दौर के अर्थ में भी हम स्प्री का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? तो फेस्टिविटी, लाख, फ्रॉलिक एंड बिन्स। क्या हो जाएगा? फेस्टिविटी, लाख, फ्रॉलिक एंड बिन्स इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम यहां पर मुझे लगा नहीं कि इसमें क्या डाले उल्टा। स्प्री का जो मतलब है शॉर्ट टाइम दैट यू स्पेंड डूइंग समथिंग यू एंजॉय, ऑफन डूइंग टू मच ऑफ इट, इस अर्थ में, यानी कि आमोद प्रमोद मस्ती का दौर, खरीदारी के क्रियाकलाप या ऐसा कोई काम जिसको करने को आप एंजॉय करते हैं, उसकी छोटी अवधि के लिए हम स्प्री का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वेंट ऑन ड्रिंकिंग, शॉपिंग, स्पेंडिंग स्प्री ऑन सैटरडे। क्या है? आई वेंट ऑन अ ड्रिंकिंग, शॉपिंग, स्पेंडिंग स्प्री ऑन सैटरडे। चले, जो दूसरा और आखिरी शब्द है इस सेशन का, आखिरी और इस पेज का जो दूसरा शब्द है वो है हीड। ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू पे अटेंशन और टू एडवाइस, वार्निंग एटसेट्रा। क्या है? टू पे अटेंशन, टू एडवाइस, वार्निंग एटसेट्रा, मतलब है सलाह, चेतावनी आदि पर ध्यान देना। इस अर्थ में हीड का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, अटेंशन, नोटिस, केयर एंड प्रूडेंस। क्या हो जाएगा? अटेंशन, नोटिस, प्रूडेंस एंड केयर। एंटोनिम की बात करें, इनअटेंशन, डिसरिगार्ड एंड केयरलेसनेस। क्या हो जाएगा? इनअटेंशन, डिसरिगार्ड एंड केयरलेसनेस हीड के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द एयरलाइन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर फेलिंग टू हीड एडवाइस और वार्निंग्स अबाउट लैक ऑफ सेफ्टी रूटीन्स। क्या है? द एयरलाइंस हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर फेलिंग टू हीड। किस चीज में फेल हो गया भैया? एडवाइस और वार्निंग्स को, जो कि लैक ऑफ सिक्योरिटी रूटीन्स के लिए था, उसको ध्यान देने में वो फेल कर गया। उसके लिए द एयरलाइन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर फेलिंग टू हीड एडवाइस, वार्निंग्स अबाउट लैक ऑफ सेफ्टी रूटीन्स। चले, यहां पर जो दूसरा शब्द है और जो इस सेशन का आखिरी शब्द है हीड, इसका मतलब होता है टू पे अटेंशन, टू एडवाइस, अ वार्निंग एटसेट्रा, सलाह, चेतावनी आदि का ध्यान देना। उम्मीद है इस सेशन में जितने शब्द यहां पर रखे हैं, कुल 24 शब्द थे, सबके सब आपके लिए नए थे। कुछ सुना हुआ था लेकिन इतने विस्तार से आपने इसको फिर से सुना, सब कुछ नया हो गया, दोहरा गया, और जितने भी नए शब्द सीखे सबको पढ़ के आपको मजा आया और ये सेशन फाइनली आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा। खैर, समय यहाँ से लेने का, बहुत जल्द इस तरह के वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। Learn English without rules के जरिए से, this is VK Singh signing off. Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.